हेलो फ्रेंड्स, आप एक्साइटेड है रिवीजन लेक्चर के लिए? शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि मेरा ये अजम्पशन है कि आपने पहले सारी चीज़ें कर ली है। जस्ट ये एक तरह का आपका एड ऑन है। आप इसे आराम से करिए, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलना है, लेकिन मेरा मानना है कि आपकी जो उम्मीद है और आपका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जितने भी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए वो सारे मैंने आपको दिए हैं। जो इरेलीवेंट थे उसे हटा दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर हो सकता है मैच ना करे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दी बेस्ट। आप चाहें तो क्लास को 1.5, 1.25 या 1 स्पीड से ज़्यादा में देख सकते हैं। हार्ड वर्क आपने बहुत कर लिया, अब इंटेलिजेंट वर्क और स्मार्ट वर्क का ज़माना है। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। इसे करने के बाद आपके फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगा। फीडबैक मैसेज मैं एंड ऑफ द लेक्चर में बताता हूँ आप कहाँ कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स रॉक एंड रोल। आराम से बैठ जाइए, कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और इस रिवीजन लेक्चर को एंजॉय कीजिए। मैंने ये लेक्चर पीपीटी, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, उससे मैंने पूरा ये सब्जेक्ट मैंने रिवाइज कराया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने ये आपको सब्जेक्ट रिवाइज कराया है। आपको कैसा लगा ये लेक्चर? ख़त्म होने के बाद ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए शुरू करिए अपना लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। फाइनल एसएफएम एएफएम के एग्ज़ाम्स। सो वैसे तो सारा चीज़ क्लास में बता दिया गया है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जो भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे क्लास में, जो हज़ारों कॉन्सेप्ट कराए गए हैं, हज़ारों क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो आपने 5 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया है, 100% पेपर वहीं से आएगा, कॉन्सेप्ट से आएगा, क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो बच्चे एग्ज़ाम से पहले मिस कर जाते हैं, आज मैं हर एक चैप्टर की वो छोटी छोटी बातें यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी आपके लिए यूजफुल प्रूफ होगा। एग्जाम से पहले हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स तो कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी छोटी बातों में हम पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपको हर एक चैप्टर की वो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जहाँ पर नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत एजम्पशन ले लेते हैं और उनको मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, टीवीएम में सबसे पहले जो हमारा फैक्टर होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेना चाहिए। जैसे अगर 10% का हम बताएं तो 0.909, और अगर मैं इसका प्रेजेंट फैक्टर बताऊं 5 ईयर का 10% का, तो यहाँ पर अगेन डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेना है, अप्रोक्स करके। अप्रोक्सीमेशन करना आपको आता है। 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम 1 डिजिट, थर्ड डिजिट जो होगा वो हम इंक्रीज कर देंगे। फाइन सर, ये कब होगा? जब क्वेश्चन साइलेंट है, तब हमें अप्रोक्सीमेशन करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं करूँ 0.90909, तो ये तो आपका आ गया अप्रोक्सीमेशन करके 0.909। लेकिन अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ूँ, अगर मैं कहता हूँ 0.9091, अगर मैं कहता हूँ 0.9091, तो ये फिर क्या होगा? 0.910। ये क्या होगा? 0.910 इसका अप्रोक्सीमेशन होगा। थर्ड डिजिट अप्रोक्सीमेशन करना है। 4 डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक हमें वहाँ पर प्रीवियस जो डिजिट है, जो थर्ड डिजिट है, उसे हम इंक्रीज कर देंगे। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। जैसे इसका में देख लीजिए 0.10, 1 2 3 4 5, इसका क्या आ रहा था? इसका आ रहा था आपका 3.79078। तो हमने क्या किया? थर्ड डिजिट अप्रोक्स कर दिया और हमने लिया 3.791। फाइन। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये प्रेवलेंट है। बहुत सारे बच्चे सही डिजिट या सही अप्रोक्सीमेशन नहीं करने की वजह से उनका मार्क्स डिडक्ट भी हो जाता है। लेकिन एक बात रुक जाइए, अगर क्वेश्चन में, अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आपके वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज का है, अभी सिर्फ कीवर्ड समझिए, छोटी छोटी बातें समझिए।
अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डेसिमल के बाद 2 डिजिट, अब आप 3 डिजिट नहीं ले सकते। बहुत बार देखा गया है बच्चे 3 डिजिट लेते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलता है और फिर वो कंप्लेन करते कि हमारा भी तो सही था, हमें मार्क्स क्यों ना मिला। आपको अगर क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना है, तो फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लेना है। बहुत बार डेसिमल के बाद 4 डिजिट का भी होता है, तो आपको 4 डिजिट लेना है। आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। ये वाला पॉइंट आप हमेशा क्लियर करके चलेंगे, इसमें कोई भी स्टूडेंट्स गलत नहीं करेगा। प्रेजेंट फैक्टर में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें 3 डिजिट लेना है अप्रोक्स करके, चाहे पीवीएफ हो या चाहे पीवीएफ हो, एन्युटी फैक्टर हो चाहे फैक्टर हो। अगर क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है देन वी मस्ट यूज दैट टेबल। इफ टेबल वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, if table value is given in question, then we must use that table value। अगर टेबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोगों को फिर वह टेबल वैल्यू यूज करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये अपना हुआ बहुत ही मेजर क्वेरी जो हर एक चैप्टर में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन लगता है। पीवीएफ और पीवीएफ आपका हर एक चैप्टर में लगता है। फाइन सर। फिर हमारा आता है पॉइंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी चैप्टर में। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी चैप्टर में तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जो हमेशा बच्चे गलती करते हैं वो गलती होता है डीपीएस माने, डीपीएस 0 माने या डीपीएस 1 माने, ईपीएस 0 माने या ईपीएस 1 माने। और यहाँ पर गलत एजम्पशन के कारण पूरा क्वेश्चन सही होता हुआ गलत हो जाता है और 0 मार्क्स आपको मिलते हैं। ये बेसिक दिक्कत है इस चैप्टर का। अगर क्वेश्चन कह दे तो बहुत अच्छी बात है, ना कहे तो एजम्पशन क्या लें। वैसे तो आप कोई भी एजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर एजम्पशन है वही आपको लेना चाहिए। जो पॉपुलर एजम्पशन है वही आपको लेना चाहिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होता है पेड वर्ड, डिविडेंड पेड वर्ड यूज होता है। अगर डिविडेंड पेड वर्ड यूज होता है तो यहाँ पर हमें डीपीएस 0 ही मानना है। अगर यूज होता है लास्ट ईयर डिविडेंड, अगर यूज होता है लास्ट ईयर डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड, अगर वर्ड यूज होता है लास्ट ईयर डिविडेंड, तब भी हमें डीपीएस 0 मानना है। अगर वर्ड यूज होता है करेंट डिविडेंड, अगर यूज होता है करेंट डिविडेंड, तब भी हमें डीपीएस 0 मानना है। अगर यूज होता है लेटेस्ट डिविडेंड, अगर वर्ड यूज होता है लेटेस्ट डिविडेंड, तब भी हमें डीपीएस 0 ही मानना है। फाइन। ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो डीपीएस है वो डीपीएस 0 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के अगर हम अगेंस्ट बात करें तो अगर होगा डिविडेंड टू बी पेड, डिविडेंड टू बी पेड, डिविडेंड अभी पे नहीं हुआ, डिविडेंड एट ईयर एंड 1, डिविडेंड एट ईयर एंड 1, ठीक है। या होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, या होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में होगा। अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं, अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं तो इसमें हम ये एज्यूम करेंगे डीपीएस 1, इसमें भी हम डीपीएस 1 एज्यूम करेंगे, इसमें भी डीपीएस 1 एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये तो कुछ कीवर्ड्स हो गए। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पर पेड वर्ड यूज किया गया है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपने किया होगा, बट अभी मैं सिर्फ छोटे छोटे बातें बता रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। आपके पास भी टाइम की कमी है और आपको टू द पॉइंट चीज़ों को बताना है जिसको आप माइंड में रिटेन करके आप एग्जाम में जाएं और कोई भी छोटी छोटी जो गलती है वो भी आप अवॉइड कर सकें। ठीक है,
तो यहाँ पर डिविडेंड पेड है, तो यहाँ पर जो 1.5 है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम डीपीएस 0 मानते हैं, उसे हम डीपीएस 0 मानते हैं। फाइन सर, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप अपने अजम्पशन को बनाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर। और सेम इसी तरह से ईपीएस 0 और ईपीएस 1 भी आ जाएगा। अगर बोला जाता है करंट ईयर तो हम ईपीएस 0 मानेंगे। एक्सपेक्टेड ईपीएस, अगर बोला जाता है एक्सपेक्टेड ईपीएस तो हम ईपीएस 1 मानेंगे। और इसी तरह से हम ईपीएस 1 और ईपीएस 0 को भी हम समझ सकते हैं, जैसे हमने डीपीएस 0 और डीपीएस 1 को समझा। यहां पर दिक्कत तब आती है जब ओनली क्वेश्चन में डीपीएस का फिगर दिया हुआ है या ईपीएस का फिगर दिया हुआ है। अब क्या मानेंगे, अगर ओनली डीपीएस का फिगर दिया हुआ है, ईपीएस का फिगर दिया हुआ है, तब क्या मानेंगे। तब यहां पर दिक्कत वाली बात है। नॉर्मली देखा गया है कि अगर डीपीएस और ईपीएस का फिगर है और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये देखा गया है कि इसको डीपीएस 1 या ईपीएस 1 माना जाता है। ये देखा गया है इसको डीपीएस 1 या ईपीएस 1 माना जाता है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं इसके ऊपर, जैसे यही क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पर जो ईपीएस दिया हुआ है ईपीएस इक्वल्स टू 30, तो इसे हमने ईपीएस 1 माना है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईपीएस का जो फिगर है इसमें भी जो फिगर निकल रहा है उसको भी हमने ईपीएस 1 माना है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली जो अजम्पशन आता है डीपीएस और ईपीएस का वो डीपीएस 1 या ईपीएस 1 आता है। बट जब आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे बेटर होगा आप एक नोट लगा दो कि आपने क्या अजम्पशन लिया है। मैं आपको बता रहा हूं एग्जामिनर के पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं, तो उस केस में आप घबराइएगा मत, नोट जरूर लिख दीजिएगा कि आपने क्या अजम्पशन लिया है और अकॉर्डिंगली उस केस में आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, फाइन। तो ये हमने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में पहला पॉइंट पढ़ा कि भैया डीपीएस 0, डीपीएस 1, ईपीएस 0, ईपीएस 1 में नॉर्मली सभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक हम यहाँ पर पॉइंट और पढ़ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या होता है, डीपीएस 1/k-g। ठीक है, ये होता है हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। प्राइस का निकालने का बहुत सारे चैप्टर में ये दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया होगा आप जो वैल्यूएशन है वो ग्रोथ मॉडल से ही निकालने की कोशिश कीजिए। मतलब 100% में आप देखिएगा ग्रोथ मॉडल ही लग जाएगा। ग्रोथ रेट इज ए हिंट कि ग्रोथ मॉडल लगेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे वैल्यूएशन टेक्निक्स हमने क्लास में किए हैं। आपको ग्रोथ रेट दिखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ यहाँ पर मेरा ग्रोथ मॉडल लगेगा। बिना किसी झिझक के आप आराम से वैसे क्वेश्चंस में ग्रोथ रेट यूज करते हुए प्राइस निकाल सकते हैं। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये भी एक दिक्कत है, कभी कभी वैल्यूएशन का मेथड नहीं बताता है। अगर ग्रोथ रेट दिया होता है तो इसका मतलब ग्रोथ मॉडल लगेगा, बाकी तो बहुत सारे और भी मेथड्स हैं। जैसे जैसे उतना तो आपने प्रैक्टिस किया ही होगा। ये छोटा सा बात था कि क्वेश्चन अगर ग्रोथ रेट दे रहा है तो इसका यह मतलब है कि ग्रोथ मॉडल कहीं ना कहीं लग रहा होगा। आप उसको डेफिनेटली यूज कीजिए, लगाइए। कभी हो सकता है आपको के निकालने बोल रहा हो ग्रोथ मॉडल लगा के, कभी P0 निकालने बोल रहा हो, कभी डीपीएस 1 निकालने बोल रहा हो, कभी पूरा मॉडल यूज करते हुए ही आपको ग्रोथ रेट निकालने बोल रहा हो। तो अकॉर्डिंगली इसी कॉन्सेप्ट में 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइन, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी चैप्टर में ये जो छोटी छोटी बातें थी वो ये काम की बातें थी, बाकी तो आप क्वेश्चंस और पूरा चैप्टर कर ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, थर्ड, बच्चे डिविडेंड रेट डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। डिविडेंड रेट, डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट में बहुत कंफ्यूज होते हैं और तीनों लगभग सेम ही लगता है। और
तीनों में बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो डिविडेंड रेट क्या होता है? डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है। तो ये होता है डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू। डिविडेंड रेट क्या होता है? डीपीएस अपॉन फेस वैल्यू। फाइन। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डीपीएस यील्ड। यील्ड मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने क्या लगाया होगा? आपने मार्केट प्राइस लगाया होगा। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डीपीएस अपॉन एमपीएस। और डिविडेंड पे आउट क्या होता है? पे आउट, आप कुछ कमाएंगे उसी से तो पे आउट करेंगे। आपने अगर 10 रुपये कमाया है और 2 रुपये दिया है तो इसका मतलब आपने 20% आपने 20% पे आउट किया है, आपने 20% पे आउट किया। ये तीनों बहुत मिक्स लगते हैं, एग्जाम में बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, ये डिविडेंड रेट कभी परनम नहीं होता है। डिविडेंड रेट कभी परनम नहीं होता है, ठीक है ना। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है और वो पूरे साल के लिए होता है या जिस वक्त में, तो पूरा पूरा ही दिया जाता है, उस पर कभी पीरियड से एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए दिसंबर में आपको डिविडेंड रेट में दिया गया 10%, तो आपका फेस वैल्यू तो फिक्स है। मान लो 100 रुपये फेस वैल्यू है तो आपको 10 रुपये मिलेगा, आपको 10 रुपये मिलेगा। इसमें आप एडजस्ट नहीं करेंगे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। यहाँ पर डिविडेंड रेट कभी पीरियड से एडजस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। उसी तरह से डिविडेंड यील्ड जरूर हम लोग पीरियड से एडजस्ट करते हैं। अगर डिविडेंड यील्ड आपको 6 महीना आपने होल्ड किया है इस शेयर को तो आपको 6 महीने का ही रिटर्न मिलेगा। अगर आपने साल भर होल्ड किया है तो साल भर का रिटर्न मिलेगा। लेकिन डिविडेंड रेट ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड रेट फेजुअल मिलता है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप शेयर होल्ड करते हैं तो आपको पूरा डिविडेंड मिलता है, आपको पूरा डिविडेंड मिलता है। आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, क्लास में भी हमने बहुत सारी ट्रेनिंग आपको दी है शेयर मार्केट की, किस तरह से बाई करते हैं, किस तरह से डिविडेंड आता है। तो डिविडेंड आपको पूरा आता है, किसी भी पॉइंट पे आपको पूरा डिविडेंड आएगा, उसे आप पीरियड से एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन डिविडेंड यील्ड आप पीरियड से एडजस्ट करेंगे, डिविडेंड यील्ड आप पीरियड से एडजस्ट करेंगे। और ये पे आउट तो डेफिनेटली एक मेजर है, इसमें कभी भी कोई पर एनम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बट इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं, डिविडेंड रेट और डिविडेंड यील्ड में। तो डिविडेंड यील्ड में आप पर एनम पाएंगे, डिविडेंड यील्ड में आप पर एनम पाएंगे। डिविडेंड यील्ड में हो सकता है आपको पर एनम निकालने बोल रहा हो। डिविडेंड यील्ड में आप पीरियड से एडजस्ट करेंगे, लेकिन डिविडेंड रेट में आप पीरियड से एडजस्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फाइन। बहुत सारे ऐसे हमने क्वेश्चंस किए हैं जहां पर आप डिविडेंड रेट होता है और आप में से डाउट पूछते हैं कि सर इसको हमने पीरियड से एडजस्ट क्यों नहीं किया है। मैं बोलता हूं डिविडेंड रेट कभी पीरियड से एडजस्ट नहीं होता है। इसके ऊपर हमने क्लास में नोट्स और पूरे एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाएं, लेकिन अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकते। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन कौन सी बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डिविडेंड रेट में कभी आप परिणाम नहीं पाएंगे, इसमें आप परिणाम पाएंगे। इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ईपीएस होता है और पे आउट रेशियो होता है, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अला बात यहाँ पर आपको दिक्कत फेस होगी, यहाँ बोला जाएगा कि दिसंबर में डिविडेंड रेट इतना हुआ है या मार्च में डिविडेंड रेट इतना था, तो आप पूरा पूरा फेस वैल्यू पे डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, उसमें आप पीरियड से एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप पीरियड से एडजस्ट करेंगे, डिविडेंड यील्ड को आप पीरियड से एडजस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए डिविडेंड यील्ड आपका 10% है पर एनम, अगर डिविडेंड यील्ड आपका 10% है पर एनम, तो 6 मंथ अगर आपका होल्डिंग है, 6 मंथ आपका होल्डिंग है, तो आपका 5% पर एनम हुआ। ठीक है, ये तो रिटर्न हुआ, लेकिन यहाँ पे तो परिणाम होता ही नहीं। अगर मान लीजिए ये है सिर्फ 10%, तो 10% मतलब आपको यहाँ पर जो फेस वैल्यू है, मान लीजिए फेस वैल्यू है आपका, फेस वैल्यू आपका 100 रुपये है, तो आपको डिविडेंड पर शेयर मिला 10 रुपया। इवन इफ होल्डिंग पीरियड, इवन इफ होल्डिंग पीरियड इज 6 मंथ। आप यहाँ पर पीरियड वाइज एडजस्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप पीरियड वाइज एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए एमपीएस है आपका 100 रुपये, तो आपका डिविडेंड रिटर्न कितना हुआ, आपका डिविडेंड रिटर्न कितना हुआ,
आपका डिविडेंड रिटर्न हुआ, डिविडेंड पर शेयर आपके लिए कितना हुआ, आपके लिए हुआ 100 रुपये में 10%, 10 रुपये, लेकिन आप 6 महीने होल्डिंग किए तो आपका हुआ यहाँ पर 5 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा सच कुछ नहीं आता। यहाँ पे तो सिंपल, अगर एग्जांपल चाहें तो देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ईपीएस आपका है 10 रुपीज़ और डीपीएस आपका है 2 रुपये, तो आपका कितना पे आउट रेशो है, बस ये यही बताता है। पे आउट रेशो कितना हुआ, 20% हुआ। यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ जाएगा, रिटेंशन रेशो। यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ जाएगा, रिटेंशन रेशियो। देखिए मैं कॉन्सेप्ट कराना शुरू कर दिया हूँ, हालांकि मुझे बहुत शॉर्ट में चीज़ों को बताना है। रिटेंशन रेशियो कितना हुआ, 80% हुआ। पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो हमेशा 100% या 1 के बराबर होगा। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कभी परिणाम आप डिविडेंड रेट में कभी परिणाम नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर परिणाम है डिविडेंड तो इसका मतलब वो यील्ड होगा। फेस वैल्यू अगर है तो डीपीएस ये इवन इफ होल्डिंग पीरियड इज 6 मंथ। ठीक है, और यहाँ पर परिणाम आप पाएंगे 6 मंथ होल्डिंग का क्या आएगा, 5%। अगर एमपीएस 100 रुपये है तो डिविडेंड रिटर्न आपका आएगा 5 रुपये। आपने डिविडेंड का यहाँ पर 5 रुपये कमाया है, इस शेयर में लगाकर आपने डिविडेंड का 5 रुपये आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। फाइन, अब जब क्वेश्चन आप करेंगे तो इन सारी बातों को और बेहतर तरीके से, इन सारी बातों को और बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। छोटी सी बात थी, यहाँ तीनों पॉइंट पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसके साथ, इसके हर कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन है तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं टाइम की लिमिटेशंस, और आपका भी समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका एग्जाम अब आने ही वाला है। आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसलिए आपको पूरा रिवीजन करने के बाद आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्लैरिटी मिल रही है। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें जिसमें हम गलती कर सकते थे, अब हम आगे से इसमें गलती नहीं करेंगे। फाइन सर, चले आगे, चलिए सर। फाइन, डिविडेंड रेट वर्सेस डिविडेंड यील्ड वर्सेस डिविडेंड पे आउट। चलिए, अब हम लोग कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, बॉन्ड वैल्यूएशन, डिबेंचर वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज बॉन्ड। सबसे पहला तो बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है, जो अमाउंट ऑफ कूपन या इंटरेस्ट की बात आती है, तो यह बात आती है कि किसमें हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमेशा जो इंटरेस्ट है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। कूपन रेट नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है, फेस वैल्यू भी दिया रहता है, और हमें लगभग हर एक क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन निकालना होता है। कूपन अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर पहले भी था। अच्छा, अगर कभी कभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा मानते हैं ऑलवेज अज्यूम्ड पर एनम बेसिस। हम हमेशा मानते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा पर एनम बेसिस पे कोट हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आपको मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया, यहाँ सिर्फ 14% इंटरेस्ट लिखकर छोड़ दिया, तो अब क्या मानेंगे, 14% हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे हो रहा है। यहाँ पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला अगर एनुअल नहीं भी लिखा होता, मान लीजिए, चलो ये एनुअल मैं एक बार हटा भी देता हूँ, अगर हैज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता 14%, तब भी हम क्या मानते, तब भी हम पर एनम मानते। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम में कोट किया जाता है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा एज्यूम करो कि पर एनम बेसिस पे वो हो। एक और बात जो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर 2 रेट होता है, एक कूपन रेट और एक डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कूपन रेट को क्या एज्यूम करें और डिस्काउंट रेट को क्या एज्यूम करें। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वर्ड डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टर्स दिया हुआ है, तो ये सारे वर्ड्स क्या मानेंगे जाएंगे, ये सारे वर्ड डिस्काउंट रेट माने जाएंगे। डिस्काउंट रेट के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, डिस्काउंट रेट को किस नाम से पुकारा जा सकता है, कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज,
इसको हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, डिजायर्ड रिटर्न भी बोलते हैं। इस चैप्टर में इसको हम केडी भी बोलते हैं, इसको हम कॉस्ट ऑफ डेट भी बोलते हैं, इस चैप्टर में इसको वाईटीएम भी बोलते हैं, इस चैप्टर में इसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी भी बोलते हैं, फाइन। इतने सारे नाम हैं, आप देख लीजिए। इस सब के नाम के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तब तो क्या ही कहना। डिस्काउंट रेट के इतने सारे नाम हैं, किसी भी नाम से क्वेश्चन पुकार सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिजायर्ड रिटर्न, केडी, कॉस्ट ऑफ डेट, वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी, इतने नाम से आप डिस्काउंट रेट को पुकार सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर एक दिक्कत और आती है, वो दिक्कत क्या है जरा समझते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत और आती है, यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन में यह बोला जाता है, कि भैया मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मार्केट इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। यहाँ पर यह बोला जाता है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। तो अब हमें यह सोचना है कि वो मार्केट इंटरेस्ट रेट जो चेंज हो रहा है वो कौन सा इंटरेस्ट रेट है। कूपन रेट चेंज हो रहा है, या केडी चेंज हो रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इसे मार्केट इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, इसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोला करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का सब्जेक्ट टू चेंज क्या है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ध्यान रखेंगे, कूपन रेट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। कूपन रेट कभी चेंज नहीं होता है, एक बार फिक्स हो गया तो हो गया। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा कूपन रेट को सेम मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, प्रोवाइडेड वो फ्लोटिंग कूपन रेट बॉन्ड नहीं है। अलग अलग केसेस हमने क्लास में कराए हैं जहां कूपन रेट कांस्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मल एजम्पशन क्या है, कूपन रेट हमेशा सेम रहता है। और केडी ये चेंज हो सकता है, चेंजेस एज पर मार्केट कंडीशन, इसको हम मार्केट इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। ये चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज हो सकता है। अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, यहां पे लिखा हुआ है मार्केट इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज्ड टू 8%। अब ये कौन सा मार्केट इंटरेस्ट रेट है, डेफिनेटली ये केडी है, ये डिस्काउंट रेट है। कूपन रेट तो फिक्स ही रहेगा। कूपन रेट क्या है इसमें 7% बॉन्ड, कूपन रेट हमेशा फिक्स रहेगा 7% बॉन्ड। ठीक है, लेकिन यहां पर जो केडी है वो 8% हो गया। पहले कितना था, पहले 7% था, अब क्या हो गया 8% हो गया। तो केडी सब्जेक्ट टू चेंज, लेकिन कूपन रेट हमेशा सेम रहेगा और सेम रहेगा। ठीक है सर, अगर मान लीजिए किसी भी डिवेंचर से पहले मान लीजिए लिखा हुआ है 7% बॉन्ड आपका लिखा हुआ है ₹1 लाख लेट से, तो ये 7% अगर बॉन्ड क्या है, ये आपका रेट ऑफ कूपन है। इसे कभी भी केडी एज्यूम मत करना, इट इज नॉट केडी। जब भी किसी बॉन्ड के सामने एकदम पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब वो कूपन रेट है, वो केडी नहीं है। ठीक है बच्चे, यहां पर छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये काम की बातें हैं। ठीक है ना, ये सब आपके लिए एक तरह का समझिए बहुत यूजफुल आपके लिए एक लेक्चर हो गया, ये क्लास हो गया, जहां पर ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखते हुए हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स टारगेट करना है। तभी तो हमारे स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स टारगेट कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये छोटी छोटी बातें भी बताई जाती है। क्लास में एक एक चीज के ऊपर हमने नोट्स लिखा हुआ है, हमने एक एक चीज को डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर जब भी किसी डिबेंचर या बॉन्ड्स के आगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम कूपन मानेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे बॉन्ड्स
एंड डिवेंचर्स आर सेम फॉर आवर सब्जेक्ट फॉर आवर सिलेबस, ये सेम है। कभी कभी बच्चे डिवेंचर वर्ड यूज हो जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, जो कॉन्सेप्ट बॉन्ड्स में लगते हैं वही कॉन्सेप्ट डिवेंचर में लगते हैं, जो कॉन्सेप्ट डिवेंचर में लगते हैं वही कॉन्सेप्ट बॉन्ड में लगते हैं। दे आर सेम, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। दे बोथ आर सेम। आप कोई भी इसके अंदर अंतर ढूंढने की एग्जाम में कोशिश ना करें, ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। फाइन सर, कभी कभी क्वेश्चन में फेस वैल्यू इज मिसिंग होता है, फेस वैल्यू इज मिसिंग होता है। इफ मिसिंग तो आप क्या एज्यूम करेंगे? आप एज्यूम करेंगे आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो 100 या तो 1000। आप एज्यूम 100 और 1000 के बीच में कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए B0 दिया हुआ है, लेट्स से 90, तो आपको क्या एज्यूम करना चाहिए? आपको एज्यूम करना चाहिए 100। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में B0 या प्राइस आपको दिया 997, तब आपको क्या एज्यूम करना चाहिए? आपको एज्यूम करना चाहिए 1000। अजम्पशन भी ध्यान से लेना है आपको, अजम्पशन लेकिन 100 और 1000 में ही लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 90 B0 है, आप देख लीजिए 90 B0 है, आप रिडीमेबल वैल्यू क्या है, इस तरह से इर्द गिर्द देख लीजिए। अगर 100 के आसपास है तो फेस वैल्यू 100 लेना है, अगर 1000 के आसपास है तो फेस वैल्यू 1000 लेना है। यहाँ पर भी बच्चे गलत एजम्पशन ले लेते हैं, एंड देन फिर वहाँ पे जब मार्क्स नहीं मिलता है तो फिर उनको लगता है कि छोटी छोटी बातों में अगर हम और ज़्यादा अच्छा ध्यान दे पाते तो हम अच्छा स्कोरिंग कर पाते, हमारा 6 महीना बच जाता, हमारा पूरा साल बच जाता। फाइन, ठीक है, चले आगे। चलिए सर, फाइन। सो केडी दो तरीके से निकल सकता है, आपको पता है। केडी हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं या आईआरआर मेथड से भी निकाल सकते हैं। सो दोनों मेथड्स ही परमिसिबल है एग्जाम में। केडी आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाल सकते हैं या आईआरआर मेथड से निकाल सकते हैं। फाइन, दोनों में ज़्यादा बेटर कौन सा है? दोनों में ज़्यादा बेटर है आईआरआर, क्योंकि आईआरआर हमारा टाइम वैल्यू को यूज करते बना है। अगर पीवीएफ टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है इज गिवन, तो हमें उस केस में आईआरआर ही यूज करना है। अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी हम केडी निकाल सकते हैं, आईआरआर मेथड से भी केडी निकाल सकते हैं। आई होप आपको पता है अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस B0 अपॉन लाइफ अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू प्लस B0 मैच्योरिटी वैल्यू प्लस B0 अपॉन में 2। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। फाइन, पीवीएफ टेबल इज गिवन, या आपको क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि यूज वाइटियम मेथड फॉर केडी कैलकुलेशन, यूज वाइटियम मेथड फॉर केडी कैलकुलेशन। उस केस में भी हमें आईआरआर मेथड यूज करना है। फाइन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये दोनों पॉइंट्स नहीं है, तब आप अप्रोक्सीमेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। दोनों से आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा, बट अप्रोक्सीमेशन मेथड भी अलाउड है, इंस्टीट्यूट अलाउ करती है, तो आपको ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल दिया हुआ है तब तो आपको आईआरआर टेक्निक यूज करना है, या आपको ये बोला हुआ यूज वाइटियम मेथड फॉर केडी कैलकुलेशन, इन दैट केस ऑल्सो हम लोग को आईआरआर टेक्निक यूज करना है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आईआरआर में हम किस तरह से स्टार्टिंग रेट एज्यूम करें, तो यहाँ पर बहुत इजी है स्टार्टिंग रेट एज्यूम करना। सबसे पहले रफ में अगर आप आईआरआर यूज कर रहे हैं तो
calculate KD in rough, calculate KD in rough using approximation method. approximation method, आप रफ में KD निकाल लीजिए approximation method से, और देन आपका हायर एंड लोअर रेंज मिल जाएगा। दो रेट से डिस्काउंट करते हैं IRR में, एक हायर रेट होता है, एक लोअर रेट होता है। हायर रेट से हमारा NPV नेगेटिव आता है, लोअर रेट से हमारा NPV पॉजिटिव आता है। फिर हम इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करते हैं, IRR इज इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस लोअर रेट NPV अपॉन लोअर रेट NPV माइनस हायर रेट NPV इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है? तो अगर आपको IRR बोला हुआ है और स्टार्टिंग रेट अजम्पशन में दिक्कत आ रही है, तो आप KD कैलकुलेट कर लीजिए रफ में पहले, एंड देन हायर एंड लोअर रेंज लेकर नाउ कैलकुलेट IRR अराउंड above कैलकुलेटेड रेट। ठीक है, IRR तो आपको पूरा पता ही है, लोअर रेट होता है, हाई रेट होता है, उसको डिस्काउंट करते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली देखा गया है, अगर आप बिल्कुल IRR यूज कर रहे हैं और आपको रेट नहीं समझ में आ रहा है, तो स्टार्ट विथ 10%, 20% या 50%। स्टार्ट विथ, आप स्टार्ट कर सकते हैं 10, 15 और 20। देखा गया 99.99% केस में जो रेट होता है वह 10, 15 और 20 के इर्द गिर्द ही होता है, और अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन ले लीजिए। स्टार्ट विद दिस रेट्स एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, फिर आप अकॉर्डिंगली प्रोसीड कीजिए। अगर पॉजिटिव NPV आ रहा है तो दूसरा रेट हायर लीजिएगा, अगर नेगेटिव NPV आ रहा है तो दूसरा रेट लोअर लीजिएगा। फाइन सर, हायर और लोअर रेट के बीच में 5% का मैक्सिमम डिफरेंस लीजिएगा, उससे ज़्यादा का डिफरेंस मत लीजिएगा। ठीक है, एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ये सब बातें आपको क्लास में भी लिखवाई गई है, समझाई गई है। तो IRR का यहाँ पे पॉइंट हमने बता दिया। जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप KD को रफ में कैलकुलेट कर लीजिए और उसी के अराउंड आप रेट निकाल लीजिए, या फिर आप स्टार्ट करिए 10, 15, 20 में और देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली आप अपना आंसर निकाल पाएंगे, कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िए सर, तो ये छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में जहाँ पर या आप बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, और इसलिए वो जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। फाइन, याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन में कूपन रेट नहीं दिया होता, कूपन रेट इज मिसिंग, कूपन रेट इज नॉट गिवन। तो वहां पर बहुत प्रोबेबिलिटी है, अगर क्वेश्चन बोलता है कूपन रेट निकालने तब तो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये कूपन रेट है ही नहीं। आप खोजने की कोशिश मत करिए, ये जीरो कूपन रेट का ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक्चुअल में कूपन रेट है ही नहीं, जीरो कूपन रेट है। और जीरो कूपन रेट का बॉन्ड वैल्यू क्या होता है? बॉन्ड वैल्यू होता है मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, अपॉन 1 प्लस KD। यहाँ पर 5 साल बाद आपको कोई अमाउंट मिलेगा, अपॉन 1 प्लस KD टू द पावर 5 टू द पावर 6, जो भी होगा टू द पावर आप n लिख सकते हैं। इसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर कूपन रेट मिसिंग है तो आप ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं। अगर लाइफ मिसिंग है, तो आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि ये परपीचुअल बॉन्ड होगा। आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि ये परपीचुअल बॉन्ड होगा। अगर लाइफ मिसिंग है तो आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि ये परपीचुअल बॉन्ड होगा। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। आप यहाँ पर एक चीज और बात आती है, यहाँ पर बहुत बार ये कहा जाता है कि याद रखिएगा अगर KD और कूपन रेट बराबर है, अगर KD और कूपन रेट बराबर है, देन इट मीन्स जो बॉन्ड वैल्यू है, इट मीन्स B0 इज इक्वल्स टू
फेस वैल्यू B0 इज इक्वल टू 100 और 1000, ठीक है, दैट इज फेस वैल्यू बॉन्ड, दैट इज फेस वैल्यू या इसको पार वैल्यू बॉन्ड भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है, इसके ऊपर हमने क्लास में प्रूफ भी करवाया है, पूरा लॉजिक यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिस्कशन यहाँ पर आ रही है। डिस्कशन यह है कि इफ KD इज इक्वल्स टू कूपन रेट, तो इसका मतलब B0 आपका 1000 होगा या 100 होगा। इसे फेस वैल्यू या पार वैल्यू बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज इन्वॉल्व है, यहाँ पर तीन चीज इन्वॉल्व है, एक KD, एक कूपन रेट और एक B0। तो इसका मतलब जब भी तीनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग होगा आप निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूं, तो यहां पर अगर मैं कहता हूं B0 इज सेलिंग एट पार, अगर मैं कहता हूं B0 इज सेलिंग एट पार, अगर मैं कहता हूं B0 इज सेलिंग एट पार और KD इज इक्वल्स टू मान लीजिए 10% है, then it means कूपन रेट इज ऑल्सो 10%। अगर मैं कहता हूं B0 इज सेलिंग एट पार और KD अगर 10% है, तो इसका यह मतलब निकल कर आएगा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, इसका यह मतलब निकल कर आएगा कि कूपन रेट भी 10% है या वाइसी वर्सा। अगर कूपन रेट 10% है तो KD मतलब 10% ही होगा। ये हमेशा रिलेशन ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये रिलेशन आ ही जाता है। KD इज इक्वल टू कूपन रेट अगर है तो इसका मतलब वो B0 फेस वैल्यू बॉन्ड है या पार वैल्यू बॉन्ड है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। फाइन सर, फाइन। परपेचुअल बॉन्ड का B0 क्या होता है? B0 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन KD। सो परपेचुअल बॉन्ड का B0 क्या होता है? इंटरेस्ट अपॉन KD। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बातें हमने छोटी छोटी बातें समझी जहां गलती हो सकती थी। तो एक क्विक रिकैप, अभी तक हमने क्या क्या बातें समझी, एक क्विक रिकैप करता हूं। सबसे पहले तो एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए अभी तक का। TVM, हम लोगों को अगर TVM की एप्लीकेशन लगानी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेना है अप्रोक्स करके, चाहे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो चाहे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हो। लेकिन अगर टेबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा तो हमें फिर वह टेबल वैल्यू यूज करना होगा। फाइन सर। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में DPS में और EPS में कंफ्यूजन होता है कि DPS 0 माने या DPS 1 माने, EPS 0 माने या EPS 1 माने। तो डिविडेंड पेड, लास्ट ईयर डिविडेंड, करंट ईयर डिविडेंड, लेटेस्ट डिविडेंड को DPS 0 नॉर्मली एज्यूम करते हैं। डिविडेंड टू बी पेड, डिविडेंड एट ईयर एंड 1, एक्सपेक्टेड डिविडेंड को नॉर्मली DPS 1 मानते हैं। सेम EPS के लिए भी करंट ईयर EPS तो हम लोग EPS 0 मानेंगे, एक्सपेक्टेड EPS तो हम लोग क्या मानेंगे? EPS 1 मानेंगे। नॉर्मली अगर DPS या EPS दिया होता है तो नॉर्मली हम उसे क्या एज्यूम करते हैं? DPS 1 और EPS 1 एज्यूम करते हैं। अगर DPS सिर्फ लिख के छोड़ दिया या EPS लिख के छोड़ दिया तो नॉर्मली हम लोग उसे DPS 1 या EPS 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और ये सेम नोटिंग आपका सेम फॉर EPS 0 एंड EPS 1 मैंने अलग से नहीं लिखवाया, आप अलग से समझ सकते हैं। अर्निंग पेड, लास्ट ईयर अर्निंग, करंट ईयर अर्निंग, लेटेस्ट अर्निंग। तो EPS 0 अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग, अर्निंग एट ईयर एंड 1, अर्निंग टू बी अर्न बाय द कंपनी, तो ये होगा EPS 1। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया होगा, व्हेनेवर ग्रोथ रेट इज गिवन इन क्वेश्चन, हम लोगों को हमेशा 99.99 क्या 100% ये मॉडल यूज करना ही होगा, ठीक है। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिविडेंड रेट, डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट में कंफ्यूजन होता है। मैंने तीनों के अलग अलग इक्वेशंस लिखा दिए, याद रखिएगा। डिविडेंड रेट में कभी परिणाम नहीं होता, डिविडेंड रेट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फाइन। डिविडेंड यील्ड में परिणाम हो सकता है, डिविडेंड यील्ड को हम लोग पीरियड वाइड एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड रेट से अगर जो DPS आया है उसको हम लोग पीरियड वाइड कभी भी एडजस्ट नहीं करते हैं। आपको जगह जगह नोट्स भी लिखवाया हुआ है।
और पे आउट तो सिंपल होता है, अगर 10 रुपए कमाए और 2 रुपए अगर हम बांट दिए तो 20% पे आउट हो गया और रिटेंशन रेशियो मेरा 80% हो गया। पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो हमेशा क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है सर। फिर हमने किया बॉन्ड चैप्टर, जहां पर हम लोगों को अमाउंट ऑफ कूपन या इंटरेस्ट निकालने बोलता है। याद रखिएगा कूपन अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होता है क्वेश्चन में वो ऑलवेज पर एनम बेसिस पे दिया होता है। डिस्काउंट रेट को बहुत नामों से जाना जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिजायर्ड रिटर्न, केडी, कॉस्ट ऑफ डेट, वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब डिस्काउंट रेट के नाम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा हम ये मानेंगे कि कूपन रेट तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कूपन रेट चेंज नहीं होता है, केडी इज सब्जेक्ट टू चेंज, केडी इज सब्जेक्ट टू चेंज। फाइन सर। उसके बाद हम लोग अगर कभी भी किसी बॉन्ड के आगे परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे 7% बॉन्ड, तो इसका ये मतलब है 7% क्या माना जाएगा, रेट ऑफ कूपन माना जाएगा, रेट ऑफ कूपन माना जाएगा। इट इज नॉट केडी, ये केडी नहीं है, रेट ऑफ कूपन है। बॉन्ड और डिवेंचर सेम टर्म है, कभी डिवेंचर यूज होता है कभी बॉन्ड यूज होता है, कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू मिसिंग है तो या तो हम 100 मान सकते हैं या तो 1000 मान सकते हैं। 100 कम मानना है। अगर B0 90 रुपए के आसपास है या मैच्योरिटी वैल्यू मान लो 105 है, तो जब वैल्यूज 100 के आसपास है तो हमें फेस वैल्यू 100 मानना चाहिए। जब वैल्यूज जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1000 के आसपास है तो हमें फेस वैल्यू 1000 मानना चाहिए। केडी हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड और आईआरआर मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड का इक्वेशन आपको पता है, आईआरआर का पता है, कब क्या लगाना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कुछ भी लगा दीजिएगा, दोनों ही अलाउड है इंस्टीट्यूट ने। लेकिन अगर क्वेश्चन में पीवीएफ टेबल दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में पीवीएफ टेबल दिया हुआ है तो फिर हमें आईआरआर ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि यूज वाईटीएम मेथड, अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि यूज वाईटीएम मेथड, तो फिर हमें आईआरआर ही यूज करना है। आईआरआर जब यूज करते हैं तो सर कौन से रेट से डिस्काउंट करें, ये दिक्कत आती है। तो आप केडी को पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड से रफ में कैलकुलेट कर लीजिए अगर हो सक रहा है तो, और उसी के अराउंड आप आईआरआर निकाल लीजिए। मान लीजिए केडी रफ में आया 10%, तो आप मान सकते हैं कि 10% के आसपास ही आपका आंसर होगा, तो आप 8% और 12% से डिस्काउंट कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको अलग से कराया गया, क्लास में एक एक चीज लिखवाया गया, समझाया गया है, और आप समझ भी रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले रफ में आप केडी कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसी रेट से 2 रेट से डिस्काउंट कर आईआरआर से आप एग्जैक्ट जो केडी है उसे आप निकाल सकते हैं। फाइन सर। अगर ये मेथड काम नहीं आया तो आप क्या करिए, आप 10, 15, 20 कोई भी रेट उठा लीजिए और उस रेट से डिस्काउंटिंग शुरू कर दीजिए, और आपको उस रेट से, मान लो अगर 10% से पॉजिटिव एनपीवी आया, पॉजिटिव आया एनपीवी, तो दूसरा रेट 15 यूज कीजिए। और अगर मान लीजिए 15 से भी पॉजिटिव आ गया, अगर लक खराब है तो 15 से भी पॉजिटिव आ गया, तो फिर दूसरा रेट 20% यूज करिए, मोस्ट प्रोबेबली 20 में आ जाएगा। तो फिर 2 रेट आपके कौन से होंगे इंटरपोलेशन के, 15 और 20 होंगे। ठीक है, फाइन। तो ये आपका हो गया आईआरआर का जो कुछ बात जो यहां पर क्वेश्चन में बहुत प्रिविलेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। कूपन रेट अगर नहीं दिया हुआ है तो बहुत लोग कूपन रेट फिर खोजने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। ना ना ना, ढूंढने और खोजने की कोशिश ना करें। कूपन रेट अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब वो जीरो कूपन बॉन्ड होगा, डीप डिस्काउंट बॉन्ड होगा। उसका इक्वेशन क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू अपॉन 1 प्लस केडी टू द पावर n। अगर लाइफ मिसिंग है, अगर क्वेश्चन में लाइफ मिसिंग है तो ढूंढने की कोशिश ना करें, इसका मतलब वो परपेचुअल बॉन्ड होगा। उस केस में B0 क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन केडी। B0 क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन केडी। अच्छा, अगर मान लीजिए केडी और कूपन रेट बराबर है तो इसका मतलब 100% इसका मतलब यह है कि B0 क्या है, फेस वैल्यू बॉन्ड है। B0 क्या है, फेस वैल्यू बॉन्ड है। अगर केडी और कूपन रेट बराबर है, प्रोवाइडेड मैच्योरिटी एट पार है, प्रोवाइडेड मैच्योरिटी एट पार है, तो इसका मतलब आपका ये फेस वैल्यू बॉन्ड है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन बोलता है भैया B0 इज सेलिंग एट पार और केडी 10% है, बस इतना लिख के छोड़ देगा, तो देन इट मींस कूपन रेट इज आल्सो 10%। इसका मतलब कूपन रेट भी क्या है, 10% है ना, वाइस वर्सा। अगर कूपन रेट दिया हुआ है तो उसका मतलब केडी निकल जाएगा। अगर मैं इस एग्जांपल को उल्टा कर दूं तब भी वो भी सही है। एग्जांपल को मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं कहूं B0 इज सेलिंग एट पार और कूपन रेट मान लीजिए 15% है, देन इट मीन्स केडी इज ऑल्सो 15%, देन इट मीन्स केडी इज ऑल्सो 15%। इसका मतलब केडी भी 15% है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन इट मीन्स
KD इज ऑल्सो 15%। उसके बाद अगर रिडीमेबल वैल्यू नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू नहीं दिया है, रिडीमेबल वैल्यू नहीं दिया है, ऑलवेज अज्यूम टू बी रिडीमेबल, ऑलवेज अज्यूम टू बी रिडीमेबल एट पार। हमेशा मानिए कि वो पार में रिडीम हो रहा है। अगर क्वेश्चन आप ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, ये सब जनरल अजम्पशंस हैं, ये सब जनरल अजम्पशंस हैं। अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू नहीं दिया है तो आप ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, ये जनरल अजम्पशंस हैं। इसका मतलब जरूर, इसका मतलब रिडीमेबल एट पार हुआ होगा, इसका मतलब रिडीमेबल एट पार हुआ होगा, आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फाइन। सो ये हमारा बॉन्ड चैप्टर का हमारा एक क्विक रिवीजन हो गया। कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखना ही है। और इसी तरह से हमने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, इक्विटी चैप्टर का भी क्विक रिवीजन किया, और इसी तरह से हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी क्विक रिवीजन किया। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये रिवीजन आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो हम और आगे बढ़ते हैं और अलग अलग चैप्टर्स की रिवीजन, एक क्विक रिवीजन, जो कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान होनी ही चाहिए वो बातें हम कवर कर रहे हैं। मस्ट इस वीडियो को देखना है बिफोर एग्जाम, ताकि ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें जहां बच्चे गलती करते हैं, आप कभी भी गलती ना करें। फाइन सर, म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और मेरे ख्याल से इसमें जो कीवर्ड्स निकल कर आता है वो यही निकल कर आता है। एक इक्वेशन जो ऑलवेज यूज होता है यहाँ पर, वो होता है NAV पर यूनिट का इक्वेशन, जहाँ पर टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ये तो मेन है अपना ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में कुछ खास बात जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि टोटल एसेट्स में नॉर्मली क्या होते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमेशा NAV ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होता है। हाँ, अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर हम बुक वैल्यू से काम चला लेंगे, लेकिन मार्केट वैल्यू को हमेशा इंपॉर्टेंस देना होगा। नॉर्मली टोटल एसेट्स में क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड क्या करती है, आगे इन्वेस्ट करती है, और कैश होगा। 99.99% में टोटल एसेट्स में क्या होगा, फैक्ट्री नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा, नॉर्मली मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा और आपका कैश होगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हो सकता है डिविडेंड एक्रूड हो गया, कोई सैलरी पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपका दिया हुआ ही रहेगा। अब यहां पर कुछ बातें, मान लीजिए कि कोई कैश एक्सपेंस हुआ है, अगर कोई कैश एक्सपेंस हुआ है तो वो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज में नहीं आएगा, वो टोटल एसेट्स में जो कैश हम लिख रहे हैं उसमें ऑलरेडी एडजस्टेड होगा। ये देखिएगा, अगर क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है और कोई कैश एक्सपेंसेस भी दे दिया तो फिर वो कैश एक्सपेंसेस हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि क्लोजिंग कैश बैलेंस में जरूर उसका इफेक्ट आ रहा होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि आप हर चीज को लायबिलिटी तो नहीं मान रहे हैं। अगर कोई कैश एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो लायबिलिटी नहीं है, वो आपका कैश में एडजस्ट हो चुका होगा जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है। इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन भी है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर। इसके ऊपर हमने क्लास में क्वेश्चन भी किया है, जहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया पेड, तो ये लायबिलिटी नहीं है, पेड हो चुका है। लायबिलिटी वो होता है जो आउटस्टैंडिंग होता है, ये लायबिलिटी नहीं रही, ये पेड लिखा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो यहां पर आपका जो बैलेंस दिया हुआ है आप देख लीजिए, आपका जो कैश इन हैंड का बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब इसको एडजस्ट करना ही नहीं है, ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है कैश इन हैंड, हमेशा जो क्लोजिंग बैलेंस ही दिया होता है, यही असम्पशन रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एडजस्ट है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऑल टुगेदर आपका इग्नोर हो जाएगा, फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और हमेशा मार्केट वैल्यू, हाँ अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू से काम चला लेंगे। अगर यूनिट्स आर इंक्रीजिंग, अगर कोई क्वेश्चन में कहता है यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है, यूनिट्स आर इंक्रीजिंग एंड डिविडेंड रेट इज मेंशन्ड, डिविडेंड रेट दिया हुआ है, अगर यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है और डिविडेंड रेट गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका यह मतलब है कि वो री इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसका यह मतलब है कि वो री इन्वेस्टमेंट प्लान है। बोनस के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, यूनिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, हम वापस जो डिविडेंड हमें मिलता है उसे हम वापस लगा देते हैं, उसे री इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और डिविडेंड रेट मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो इसका यह मतलब निकल कर आएगा कि वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, 10,000 यूनिट से शुरुआत हुई थी और अंत में आते आते 11,000 कुछ यूनिट्स हो गए। 10,000 यूनिट से शुरुआत हुई थी और अंत में आते आते 11,000 कुछ यूनिट्स हो गए। तो इसका यह मतलब है, और डिविडेंड के बारे में भी दिया हुआ है क्वेश्चन में जगह जगह, तो इसका यह मतलब है कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है। आपको बोलेगा नहीं, आपको यह अजम्पशन खुद लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ध्यान दें, अगर स्टार्टिंग एनएवी क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर स्टार्टिंग एनएवी क्वेश्चन में नहीं दिया और न्यू फंड है, न्यू फंड ऑफर है, एनएफओ, न्यू फंड ऑफर जैसे आईपीओ होता है वैसे एनएफओ होता है, तो स्टार्टिंग हमेशा एनएवी 10 रुपए अज्यूम करना है। स्टार्टिंग एनएवी हमेशा 10 रुपए अज्यूम करना है। फाइन सर, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग एनएवी मिसिंग है और न्यू फंड ऑफर है तो हमेशा 10 रुपए अज्यूम करना है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही प्यारी बात और आंख खोलने वाली बात, इन म्यूचुअल फंड्स आप कभी भी यूनिट्स को अप्रोक्स मत कीजिएगा। इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैन बी इशूड इन फ्रैक्शंस। मेरे पास बहुत सारे आंसर शीट है जहां पर बच्चों ने राउंड ऑफ कर दिया, थोड़ा बहुत ही अंतर था फाइनल आंसर में, लेकिन 0 मार्क्स मिले हैं। आप जो यूनिट्स आ रहे हैं फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, तो फ्रैक्शंस में ही आपको करने हैं। ट्राई टू टेक मैक्सिमम try to take 5 digit after approximation, after decimal, पॉइंट। ठीक है, 5 डिजिट तो कम से कम ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ पूरा ही ले लीजिए। अगर एक ही क्वेश्चन पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 5 तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, फाइन। बाकी आपने जैसा किया है फिर वैसा करिए, लेकिन फ्रैक्शंस में इशू होते हैं, राउंड ऑफ तो भूल से भी मत कर देना, वो तो 0 मार्क्स मिलना ही गारंटी है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, आप देखिए ना, इस क्वेश्चन में देखिए, आप इस क्वेश्चन में देखिए 11296.11 यूनिट्स, मतलब यूनिट्स फ्रैक्शन में इशू होते हैं। हमारे पास ऐसे आंसर शीट्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स ने राउंड ऑफ कर दिया और उनको 0 मार्क्स मिला है। मैं दिखाता हूं वो आंसर शीट आपको। आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक आंसर शीट है, वहां पर आप देख पा रहे हैं इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स को यहां पर राउंड ऑफ कर दिया गया, 0 मार्क्स। नंबर ऑफ यूनिट्स को इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, उससे इनका आंसर वेरी कर गया और 0 मार्क्स मिले। यहां पर इनको राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए था, यूनिट्स को राउंड ऑफ नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली यहां पर, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर फ्रैक्शंस में आ रहे हैं तो फ्रैक्शंस में आने दीजिए। ठीक है, फाइन।
सर डेसिमल के बाद कितने हमें यहाँ पे डिजिट लेने हैं? सो यहाँ पर आप डेसिमल के बाद, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये क्या दो, तो मैं तो कहूंगा कि एटलीस्ट 5 डिजिट विथ अप्रोक्सीमेशन लीजिए, ठीक है। मैं तो इतना तक कभी कभी कर देता हूं क्लास में कि पूरा ही ले लो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो पूरा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कम से कम 5 डिजिट तो जो यूनिट्स आ रहे हैं 5 डिजिट आप ले लीजिए, टू बी ऑन सेफ साइड, टू बी ऑन सेफ साइड। मतलब ये झमेला होना ही नहीं चाहिए कि हमारे डेसिमल के कारण मार्क्स कट रहे हैं, ऐसी बात आएगी ही नहीं, ठीक है। मैं तो कभी कभी पूरा ही लेने में बिलीव करता हूं कि चलो एग्जैक्ट आंसर हम देंगे एकदम, ठीक है। बहुत मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा लगेंगे, वो भी बहुत एक्सट्रीम केसेस का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी 5 डिजिट तो लेने ही लेने हैं, उससे नीचे मत करिएगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, वो भी सही है, लेकिन हम एक चांस पे क्यों छोड़े। 5 में तो बिल्कुल ही आपका मतलब समझ लीजिए कि कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, फाइन। बाकी अगेन आपको जैसे पढ़ा है आपने, जैसे क्लास में मैंने कराया वैसे आप करिए, कोई कहीं आपने और कहीं किया तो वैसे करिए, लेकिन यूनिट्स फ्रैक्शंस में इश्यू होते हैं, ये बात आपको यहां पता चल गई है, फाइन। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस चैप्टर में और होता है, डिविडेंड का कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहां पर आप देखिए 2 तरह के डिविडेंड होते हैं। एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड कंपनी में, उनके स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है, और वो आगे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक रिलायंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर रिलायंस डिविडेंड देगी तो किसे देगी? अगर रिलायंस डिविडेंड अगर देगी तो म्यूचुअल फंड कंपनी को देगी, और म्यूचुअल फंड अगर डिविडेंड देगी तो किसे देगी? इन्वेस्टर को देगी। तो ये बात यहां पर 2 तरह के डिविडेंड आ गए, तो क्वेश्चन में डिविडेंड पहले देख लीजिएगा कौन किसे दे रहा है। अगर यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है तो ये उनके लिए प्लस होगा, एनएवी विल इंक्रीज। इससे क्या होगा? एनएवी विल इंक्रीज, उनको डिविडेंड मिलेगा, और अगर ये डिविडेंड पे करेंगे तो इससे एनएवी विल डिक्रीज, फाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि डिविडेंड जो दिया जा रहा है, जो डिविडेंड लिखा जा रहा है, वो क्या है, कौन किसे मिल रहा है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी को मिल रहा है या वो इन्वेस्टर को मिल रहा है, ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के पास एनएवी दी हुई है, म्यूचुअल फंड मेड इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड मेड मतलब म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहां पर ये जो डिविडेंड दिया जा रहा है ये इन्वेस्टर रिसीव कर रहा है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहां पर म्यूचुअल फंड डिविडेंड दे रहा है, ठीक है, फाइन। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस क्वेश्चन में बात करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 120 lakhs वी आर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में कौन पैसा लगाता है? ये तो यूनिट्स में पैसा लगाते हैं ना, इन्वेस्टर यूनिट्स में पैसा लगाता है ना, इन्वेस्टर्स यूनिट होल्डर है ना, इन्वेस्टर्स यूनिट में पैसा लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको मिलता है यूनिट्स, इनको यूनिट होल्डर भी बोलते हैं, और ये इस कंपनी के लिए ये इक्विटी शेयर में पैसा लगा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर है, किसके लिए? इस कंपनी के लिए, फाइन। तो आप मुझे बताइए, इक्विटी शेयर अगर डिविडेंड दे रहा है तो किसे देगा? इक्विटी शेयर में तो इन्वेस्टर ने तो इक्विटी शेयर में पैसा लगाया ही नहीं, इन्वेस्टर ने तो यूनिट्स में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में पैसा लगाया, इन्वेस्टर ने तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में पैसा लगाया और इन्होंने शेयर्स में पैसा लगाया। तो ये इक्विटी शेयर अगर डिविडेंड दे रहा है, तो किसे दे रहा होगा? ये म्यूचुअल फंड कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है, ये डिविडेंड म्यूचुअल फंड कंपनी को मिल रहा है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आगे आइए, म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ, अब यहां पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिविडेंड, तो ये डिविडेंड किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को। तो 2 प्रकार के डिविडेंड होते हैं। अच्छा, एक बार पूरा रिकैप करते हैं। अगर इक्विटी शेयर कोई डिविडेंड दे रहा है तो म्यूचुअल फंड कंपनी को मिलेगा, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी कोई डिविडेंड दे रहा है तो किसे मिलेगा? इन्वेस्टर को मिलेगा। सेम इसी तर्ज पे कैपिटल गेन है, सेम फॉर कैपिटल गेन,
सेम फॉर कैपिटल गेन। ठीक है, अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी अगर रिलायंस के शेयर्स बेचता है, म्यूचुअल फंड कंपनी अगर रिलायंस के शेयर्स बेचता है और उन्हें फायदा होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी अगर रिलायंस के शेयर्स बेचता है और उन्हें फायदा होता है, तो इसका यह मतलब है कि इनको कैपिटल गेन हुआ है, म्यूचुअल फंड कंपनी को कैपिटल गेन हुआ है। और अगर इन्वेस्टर अगर कोई अपना यूनिट बेचता है, अगर इन्वेस्टर अपना कोई यूनिट बेचता है और उनको कैपिटल गेन होता है, तो फिर वो इन्वेस्टर का कैपिटल गेन माना जाएगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी आगे पास ऑन करता है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो कैपिटल गेन ये मिला है उसको भी आगे पास ऑन कर सकता है। तो इन्वेस्टर का रिटर्न क्या हो जाता है, आप देखिए इन्वेस्टर का रिटर्न क्या हो जाता है, इन्वेस्टर्स रिटर्न क्या हो जाता है, इन्वेस्टर रिटर्न हो जाता है एक तो NAV 1 माइनस NAV 0, ये उनका खुद का यूनिट्स का एप्रिसिएशन है, प्लस उनको हो सकता है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी, प्लस उनको हो सकता है कैपिटल गेन भी मिला, हो सकता है म्यूचुअल फंड ने उन्होंने कैपिटल गेन भी दिया, म्यूचुअल फंड कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, कैपिटल गेन रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड डिवाइडेड बाय NAV 0, तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। फाइन, ये उनका कैपिटल गेन है और ये दो चीज उनको मिला है, म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। म्यूचुअल फंड है क्या, म्यूचुअल फंड तो मीडिएटर है ना, उनको जो मिलेगा आगे पास ऑन कर देगा। अगर उनको कैपिटल गेन मिलेगा यहां पर तो वो कैपिटल गेन पास ऑन कर देगा, उनको जो मिलेगा वो पास ऑन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, सो ये पूरा फंडा है म्यूचुअल फंड का, जो छोटे छोटे चीजें होती है जहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, फाइन, ये शेयर होल्डर भी हैं, सेम फॉर कैपिटल गेन, सेम जो नोट है ऊपर वो कैपिटल गेन के लिए एप्लीकेबल होगा, जो सेम एज अबव और इन्वेस्टर रिटर्न क्या होगा, इन्वेस्टर रिटर्न आपका होगा NAV 1 माइनस NAV 0, डिविडेंड रिसीव्ड from mutual fund, capital gain received from mutual fund. Fine, received from mutual fund, no problem at all, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर रिटर्न बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार ये एग्जाम में आता है। तो ये इन्वेस्टर का रिटर्न हो गया, इन्वेस्टर को अपने म्यूचुअल फंड से डिविडेंड भी मिल सकता है, कैपिटल गेन रिसीव भी मिल सकता है, और उनका खुद का NAV 1 माइनस NAV 0 तो होता ही है। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टर रिटर्न। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी बातें बहुत काम की बातें, यहां मिस्टेक होने का डर बहुत ज्यादा रहता है। अब डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर है, तो आप अगर इन्वेस्टर में इसको प्लस कर देंगे तो गया क्वेश्चन पूरा गलत। डिविडेंड रिसीव इन इक्विटी शेयर तो म्यूचुअल फंड कंपनी को ही मिल रहा होगा। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आई होप ये सारी बातें आपको ध्यान रखेंगे। इन्वेस्टर को क्या कहा जाता है, यहां पर इन्वेस्टर को कहा जाता है यूनिट होल्डर, इन्वेस्टर को कहा जाता है यूनिट होल्डर, और इनको शेयर होल्डर कहा जाता है। ये इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं, ये यूनिट्स में पैसा लगाते हैं। फाइन, तो ये आपको डायग्राम सब कुछ क्लियर कर देगा। हालांकि क्लास में मैंने सेम डायग्राम आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी, क्लास में आपको मैंने सेम डायग्राम करवाया हुआ है। चलिए, सो म्यूचुअल फंड में
ये सारी बातें कर कर म्यूचुअल फंड चैप्टर वैसे भी बहुत आसान है, आराम से आप 100% सिक्योर करेंगे इस चैप्टर में भी। म्यूचुअल फंड की कुछ बातें जो आपको देख कर जानी चाहिए एग्जाम से पहले, जो आपके माइंड में जहन में होने चाहिए। अभी आप अगर वीडियो देख रहे हो एग्जाम से पहले तो आपके माइंड में जरूर ये सारी बातें होगी, और ये यूनिवर्सल है, मतलब ये बातें आपको हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। ऐसी सी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन फुल फ्लेश कर लीजिएगा जिसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की भी कैलकुलेशन हो रही हो, जिसमें आपकी बीटा भी कैलकुलेशन हो रही हो, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी कैलकुलेशन हो रही हो, बीटा की भी कैलकुलेशन हो रही हो, सिस्टमेटिक रिस्क की कैलकुलेशन हो रही हो, अनसिस्टमेटिक रिस्क की कैलकुलेशन हो रही हो। ये आप एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन अपने हाथ से कर लीजिएगा। एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की भी हो रही हो, एक कोवेरिएंस की कैलकुलेशन हो रही हो, ठीक है ना। मस्ट रिवाइज्ड प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम, ठीक है ना। कैलकुलेशन इसका आप एक एग्जाम से पहले प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नंबर सेकंड, सो बीटा क्या होता है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होता है वेटेड एवरेज बीटा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होता है वेटेड एवरेज बीटा। और रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, मतलब बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो होता है वेटेड एवरेज रिटर्न। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो होता है वेटेड एवरेज रिटर्न, ठीक है। हर क्वेश्चन में नॉर्मली ये यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और वेटेड एवरेज बीटा और रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज रिटर्न। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन है, आपने जरूर इसको सॉल्व किया होगा। इस क्वेश्चन में उन्होंने सिंपल एवरेज यूज किया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में उन्होंने इंस्टीट्यूट ने सिंपल एवरेज यूज किया है। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन नहीं आया है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और सभी क्वेश्चन में उन्होंने इस स्पेशल क्वेश्चन में सिंपल एवरेज यूज किया है, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट में इन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस में आपने जरूर ये क्वेश्चन किया होगा, सिंपल एवरेज यूज किया। बाकी आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एज पर कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज बीटा होता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एज पर कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज रिटर्न होता है। फाइन सर। अच्छा, अब आपको एक और बात बता दूं, टोटल रिस्क में जब आपको सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालने बोलता है तो टोटल रिस्क इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस होता है। टोटल रिस्क इन टर्म्स ऑफ, यहां पर हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना हो तो टोटल रिस्क माइनस क्या होगा, सिस्टमेटिक रिस्क। तो कभी कभी एग्जाम में टोटल रिस्क दिया होता है, सिस्टमेटिक रिस्क दिया होता है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क हम इससे निकालते हैं तो ये ऑलरेडी स्क्वायर होता है, आपको फिर से अनसिस्टमेटिक रिस्क को स्क्वायर नहीं करना होता। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को कब स्क्वायर करे और कब नहीं करे। अगर आप वेरिएंस से निकाल रहे हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो भी स्क्वायर वाला ही आएगा, फिर उसको आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिंपल अनसिस्टमेटिक रिस्क लिखकर छोड़ दिया है और स्क्वायर नहीं किया गया है तो आपको स्क्वायर करना होगा। आइए एक बार हम उस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, जहां पर बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, काफी गलती करते हैं, और ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर आप जब कर देते हैं तब आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं, और फिर बाद में पछतावा याद आता है। फिर यही बात याद आती है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में टोटल वेरिएंस स्क्वायर में है, वेरिएंस मतलब ही स्क्वायर, तो ये टोटल वेरिएंस स्क्वायर में है। आप बीटा से और मार्केट से आप सिस्टमेटिक रिस्क निकाल लेंगे। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, बीटा स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट स्क्वायर। सिस्टमेटिक रिस्क यही होता है, ठीक है ना। मैं यही चाहूंगा कि आप, मेरे एक 40 बुक है फॉर्मूले का, उसको आप और अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम में आपको
60 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 60 मिनिमम बता रहा हूं, ऐसे तो 100 और 100 हमारे स्टूडेंट्स लाते ही हैं, 60 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है सर, तो ये स्क्वायर है, तो इसका भी जो सिस्टमेटिक रिस्क स्क्वायर में निकलेगा वो भी स्क्वायर में ही होगा, तो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क आप निकालेंगे इन दोनों को माइनस करके वो भी स्क्वायर में ही होगा, उसको बार बार स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं भी शो कर रहा हूं, ये भी क्वेश्चन जरूर आपने ट्राई किया होगा एग्जाम से पहले, आपको करना ही करना है। फाइन सर, ये क्वेश्चन आपके सामने और है आपके पास, यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहां क्वेश्चन में लिखा है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क, देखिए यहां पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, अनसिस्टमेटिक से स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर हमें स्क्वायर करना होगा, हमें जो भी अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा ये सारे को स्क्वायर करना होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है। अनसिस्टमेटिक रिस्क भी स्क्वायर होता है, टोटल रिस्क भी स्क्वायर होता है, और सिस्टमेटिक रिस्क भी स्क्वायर होता है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट पे गलती करते हैं और ये गलती आपको नहीं करनी है। फाइन, और छोटी छोटी बातें हैं, वेट्स हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा, वेट हमेशा ऑलवेज 1 होगा। आप कभी वेट्स की कैलकुलेशन आ रही है और 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने गलती किया है कहीं। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1। अगर आप प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, टोटल हमेशा 1 होगा, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1, ये बात भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मैंने आपको पोर्टफोलियो में बताया है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखते हुए आपका पोर्टफोलियो बहुत ही आराम से, बहुत इजी बेसिस पे आप पोर्टफोलियो चैप्टर को कवर कर लेंगे। फाइन, एक पॉइंट और आप लिख लीजिए यहाँ पर, बीटा ऑफ मार्केट। बीटा ऑफ मार्केट हमेशा क्या होता है, हमेशा बीटा ऑफ मार्केट जो इंडिया में सेंसेक्स एंड निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी इज द मार्केट रिप्रेजेंटेशन, बीटा ऑफ मार्केट हमेशा 1 एज्यूम करते हैं, 1 होता है, ठीक है। फाइन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ऐसे तो बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो काम की बातें हैं, जो आपको ये सब समझ के सुनकर माइंड में रखते हुए एग्जाम हॉल में बैठना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए सर। अब आते हैं हमारे फॉरेक्स के चैप्टर में। फॉरेन एक्सचेंज, सबसे मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम होता है एक्सचेंज रेट को ठीक से लिखने का। तो सबसे पहले यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है, टेक एटलीस्ट 5 डिजिट आफ्टर अप्रोक्सीमेशन, take at least 5 digit after approximation and after decimal point in exchange rates। काफी डिफरेंस आ जाते हैं आंसर में, काफी डिफरेंस आ जाते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। आजकल तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होता है ऐसे, अगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर रेट्स, सबसे पहले तो हमें एक रूल यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पे एक रूल देखना होगा वीकर और स्ट्रॉन्गर करेंसी का, वीकर एंड स्ट्रॉन्गर करेंसी का हम लोगों को रूल देखना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, रेट्स जिंदगी में अब कभी गलती आप नहीं करोगे। अगर ये बात समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिंदगी में कभी भी आपसे रेट्स गलत नहीं होंगे। तो मैं कहता हूँ $1 इज इक्वल्स टू ₹80, मैं कहता हूँ $1 इज इक्वल्स टू ₹80। तो किसकी वैल्यू कम है, 1 कम है या 80 कम है? 1 कम है, ठीक है ना, लेस वैल्यू है। और ये क्या है, मोर वैल्यू है, 80 ज्यादा है ना 1 से। सो जिसकी भी वैल्यू कम होगी एक्सचेंज रेट में, दी
लेस वैल्यू the less value attached with any currency means that that currency is stronger। मतलब डॉलर स्ट्रॉन्गर है या रुपी स्ट्रॉन्गर है? डॉलर स्ट्रॉन्गर है। तो देखिए हमेशा जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगी। मतलब यहां पर $1 में आपको 80 रुपए मिल रहे हैं, 80 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तब जाके आपको $1 मिलेगा। तो यहां पर डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए $1 बराबर ₹80 हमने किया। और सुनिए 1 पाउंड बराबर कितना? 90 रुपीज। तो कौन स्ट्रॉन्गर है? फाइन। अच्छा 1 यूरो बराबर 95 लेट से। सो कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? यूरो करेंसी स्ट्रॉन्गर है। तो मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो आप आराम से बोल सकते हैं कि कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है, कौन सी वीकर है। ये रूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगी। अच्छा बताइए इसमें, बताइए आप इसमें बताइए 1 रुपी बराबर अगर मैं कहूं 1 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आपका हो गया $0.0125। कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? डॉलर इज यहां पर कौन सी करेंसी? पाउंड इज स्ट्रॉन्गर। डेट करेंसी मतलब क्या है? डॉलर। पाउंड इज स्ट्रॉन्गर। यहां पर कौन सी? यूरो इज स्ट्रॉन्गर। फाइन। यहां पर कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? यहां पर आपकी डॉलर इज स्ट्रॉन्गर। जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। $1 में मात्र इतने डॉलर मिल रहे हैं, $1 खर्चने में मात्र इतने डॉलर मिल रहे हैं, कम डॉलर मिल रहे हैं, तो डॉलर स्ट्रॉन्गर हुआ ना। फाइन। अच्छा ये बात तो आपने यूरो, पाउंड और डॉलर में तो समझ ली है। बाकी एक बताइए, येन स्ट्रॉन्गर है या रुपी स्ट्रॉन्गर है? येन स्ट्रॉन्गर है या रुपी स्ट्रॉन्गर है? बताइए। सो अगर आपसे पूछा जाए येन स्ट्रॉन्गर है या INR स्ट्रॉन्गर है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए 1 जापानीज येन इज टू 0.56 इंडियन रुपी आ रहा है। क्या आया? 1 जापानीज येन इज इक्वल टू 0.56 इंडियन रुपी। कौन सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है? रुपी इज स्ट्रॉन्गर। सो येन और रुपी में हमेशा रुपी स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान क्यों रखना है आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा अलग अलग करेंसी में आइए। अच्छा $1 इज इक्वल्स टू डॉलर स्ट्रॉन्गर है या पाउंड स्ट्रॉन्गर है? डॉलर स्ट्रॉन्गर है या पाउंड स्ट्रॉन्गर? 0.82 पाउंड, 0.82 पाउंड। पाउंड इज स्ट्रॉन्गर। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डॉलर स्ट्रॉन्गर है कि यूरो स्ट्रॉन्गर है? 1 यूरो इज इक्वल टू 1 पॉइंट। फाइन, सो $1 इज इक्वल टू कितना? 0.95। बहुत क्लोज रहता है इसमें, 0.95 यूरो, बहुत क्लोज कंपटीशन रहता है। यूरो इज स्ट्रॉन्गर। और एक बार 1 पाउंड बराबर भी यूरो कर लेते हैं। 1 पाउंड बराबर यूरो है 1.15 यूरो, 1.15 यूरो। पाउंड इज स्ट्रॉन्गर। सो क्यों मैंने ये कराया, अब आपको ध्यान आएगा। यहां पर बहुत क्लोज कंपटीशन होता है इन तीनों में, ये थोड़ा क्लोज कंपटीशन है। तो यहां पर कभी कभी कोई वीकर कोई हो जाता है, स्ट्रॉन्गर कोई हो जाता है। यहां क्लोज कंपटीशन है, यहां पे जो कंपटीशन है वो क्लोज है। ठीक है, फाइन सर। सो एक बार
एक और लिख लेते हैं, $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी येन, $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी येन, ये लिख लेते हैं। डॉलर येन रेट आप देखिए, $1 इक्वल टू 149.51, 150 लिख लीजिए, 150 येन। डॉलर इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने ये क्यों लिखवाया है, जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है, ये ध्यान आ गया, ये एक मैंने नोट लिखवाया। अब मैं आपको एक नोट और लिखवा रहा हूं, कोटेशन को रीड कैसे करते हैं अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब कोटेशंस को रीड कैसे करते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रूपी पर सिंगापुर, इसको कैसे रीड करते हैं, रूपी पर सिंगापुर डॉलर। अगर आपको मैं लिखता हूं रूपी पर सिंगापुर, इस तरह से लिखता हूं और देता हूं कोटेशन 26.5 और 75, तो इसको ठीक से रीअरेंज करेंगे, इसको ठीक से रीअरेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम रीअरेंज करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, पर है ये पर, 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल्स टू रूपी, और बात भी सही है, सिंगापुर डॉलर स्ट्रॉन्गर है, रूपी सिर्फ मोटा मोटी अगर इमर्जिंग कंट्रीज की बात करें, पाकिस्तान की बात ना करें और कंट्रीज की बात ना करें, तो रूपी येन से सिर्फ स्ट्रॉन्गर है, बाकी सबसे वीकर ही है, ठीक है, फाइन सर। इसको ठीक से रीअरेंज करना आ गया, रूपी पर सिंगापुर डॉलर हम लोग रीड करते हैं इसको, एक तो इस तरह का कोटेशन दिया जाएगा, फाइन, और जहां भी मान लीजिए कोई और करेंसी के भी बीच में दिया हुआ है, आपने जैसे रूपी को रीड किया तो बाकी करेंसी भी उसी तरह से रीड होगी, मैं बताता हूं अभी आपको। अब यहां पर कभी कभी आपको इस तरह से दिखता है USD INR आपको देगा, मान लीजिए 80 दे दिया, USD INR 80 दे दिया, अब आप थोड़ा ये करेंगे 1 INR, अब पर नहीं रहेगा ये, अब इसको आप इस तरह से रीड नहीं करेंगे, ये गलत है, 1 INR ये गलत हो गया, 1 INR में 80 रुपए गलत हो गया, ये अब आपका एक तरह का करेंसी पेयर्स हो गए, इसको क्या कहते हैं, करेंसी पेयर्स हो गए। करेंसी पेयर्स में आप जो पहला करेंसी होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, ये स्ट्रॉन्गर वीकर रूल को फॉलो करता है, ये क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्गर हुआ, और ये क्या हुआ, ये वीकर हुआ, तो आप हमेशा स्ट्रॉन्गर करेंसी को यहां पहले लिखेंगे, एग्जैक्ट कोटेशन ये होगा, करेक्ट है, ये आपका करेक्ट हो गया। तो करेंसी पेयर में जो स्टार्टिंग में होगा उसको पहले 1 लिखते हैं, बाद में INR लिखते हैं। सर INR और USD में तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन बाकी करेंसी में, तो बाकी अगर मान लीजिए बाकी करेंसी के साथ ये भी दिया हुआ है, INR का भी दिया हुआ है, तो INR को जैसे रीड आप कर रहे हैं वैसे ही बाकी करेंसी को आप रीड करेंगे, जैसे कि अभी मैं बताता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। करेंसी पेयर्स में भी बताता हूं, बहुत सारे कोटेशंस हम लोग क्लास में किए हैं, ठीक है, बहुत सारे कोटेशंस किए हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये कोटेशन है, अब ये कोटेशन का क्या मीनिंग है, अब ये कोटेशन हर क्वेश्चन को देखेंगे तो कोटेशन आप सही पूरा फॉरेक्स उठाइए और हर कोटेशन को पढ़िए, आपको पढ़ना आना चाहिए पहले कोटेशन, ठीक है ना, और कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं आपको उसका भी लॉजिक बता दूंगा, हर एक चीज का लॉजिक बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डॉलर तो दिया हुआ है इसके साथ, तो अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, 1 FF इज इक्वल टू डॉलर होगा, 1 FF इज इक्वल टू डॉलर, और डेफिनेटली डॉलर स्ट्रॉन्गर है तभी उसकी वैल्यू कम है, 1 FF इज इक्वल टू डॉलर होगा यहां पर, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 97 मतलब क्या हुआ, 0.02497, वो एक्सटेंशन है, वो इस तरह से रीड करते हैं, ऐसे आप हर क्वेश्चन को रीड करिए, जितने भी आपका ये कैसे रीड होगा, यहां तो रुपी है, रुपी के साथ तो आपको दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, तो यहां कैसे रीड होगा, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर, रुपी पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, रुपी पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। जब कैपिटल लेटर में देगा ना, नॉर्मली ये मैं 99.99 एक्यूरेसी के साथ कह रहा हूं, ठीक है, फिर हर क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा, ठीक है सर।
तो जब भी कैपिटल लेटर में देगा ना तब हम लोग को करेंसी पेयर आएगा। ये करेंसी पेयर नहीं है, इसमें तो सिंपल है, रुपी पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रुपी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रुपी का तो आराम से कर ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने चाहिए। हर क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, रुपी पर डॉलर, रुपी पर डॉलर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रुपी पर डॉलर है, ठीक है ना, $1 में इतना रुपया, ठीक है, फाइन। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अब हम लोग करेंसी पेयर का क्वेश्चन देखते हैं, करेंसी पेयर का क्वेश्चन देखते हैं, तब आप बात को समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। करेंसी पेयर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, डॉलर पर पाउंड, ये क्या है, डॉलर, इसमें मत लगा देना करेंसी पेयर का कॉन्सेप्ट, या इसमें सोचना ही नहीं है कुछ भी, डॉलर पर पाउंड है, ठीक है, 1 पाउंड बराबर इतना डॉलर, ठीक है, फाइन। जहां पे कैपिटल लेटर्स होंगे या जहां पर आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा वहां पर स्ट्रॉन्गर वीकर लगा देना, ठीक है। तो करेंसी पेयर के बहुत सारे क्वेश्चन, हमने हजारों क्वेश्चंस किए हैं और कहीं भी दिक्कत नहीं है, एक भी डाउट आपको नहीं होगा। ये रहा आगे आपका जो मैं कहना चाह रहा था। सबसे पहले तो यहां पे देखिए, ये दिया यूएसडी सीएचएफ, सीएचएफ यूएसडी सीएचएफ, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है ना। तो अब आपको यहां पर ये कैपिटल लेटर भी है, ये करेंसी पेयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, करेंसी पेयर हो गया। तो इसको कैसे रीड करेंगे, मैं रीड करके बता रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, रीड करके बता रहा हूं, ठीक है। 1 USD इज इक्वल टू CHF, 1 USD इज इक्वल टू CHF, ये 1 USD इज इक्वल टू CHF, ये 1 GBP इज इक्वल टू USD, ये 1 GBP इज इक्वल टू USD। ये सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर कुछ स्ट्रॉन्गर, नहीं, आप एक का पता कर लीजिए ना, जीबीपी यूएसडी में क्या बोला अभी मैंने, जीबीपी स्ट्रॉन्गर है तो 1 जीबीपी इज इक्वल टू यूएसडी प्लस, और मैंने बोला कि कैपिटल लेटर भी होंगे, इस तरह से फ्रेम होंगे, 3 यहां डिजिट, 3 बाद वाला डिजिट और प्लस यहां से इसको बाइफरकेट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा हिंट है कि कैपिटल करेंसी पेयर है। यहां पर फिर आप क्यों कुछ और करेंगे, यहां पे ये मत करेगा 1 यूएसडी इज इक्वल टू जीबीपी, तब गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन आपका। तो ये करेंसी पेयर, और करेंसी पेयर को कैसे रीड करना वो मैंने आपको बताया था। करेंसी पेयर और लिख दीजिए, और करेंसी पेयर्स लिख दीजिए, करेंसी पेयर्स और आप लिख लीजिए कुछ, ताकि आपको ध्यान में रहे। जीबीपी, जीबीपी पर यूएसडी एक करेंसी पेयर है, और याद नहीं करना है, समझना है। यूएसडी, यूएसडी पर सीएचएफ एक करेंसी पेयर है, फाइन। याद नहीं करना है, समझना है आपको चीजों को। तो ये आपका एक करेंसी पेयर का क्वेश्चन आ गया। और भी ऐसे करेंसी पेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, जो कि हमने क्लास में किया है। आइए एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, यूएसडी पर आईएनआर, जीबीपी पर आईएनआर, जीबीपी यूएसडी, आराम से कर लेंगे, ये भी करेंसी पेयर है। ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी आपका करेंसी पेयर है, ये भी आपका करेंसी पेयर है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट करना आपको आता है, आप पहले लिख लीजिए अच्छे से, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले इसको लिख लीजिए, कभी करेंसी पेयर का क्वेश्चन है तो पहले कोटेशन, जब आंसर शीट होगा एग्जाम का उसमें पहले लिख लीजिएगा अच्छे से, फिर उसको देखकर अपना सॉल्व कीजिए, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करेंसी पेयर के, जहां आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं करेंसी पेयर। हर क्वेश्चन में आपको देखना, यहां तो सिंपल दिया हुआ है, तो इसमें तो आप दिमाग लगाइए मत, ये तो सिंपल दिया हुआ है, इसमें आप क्यों दिमाग लगाएंगे। दिमाग किस में लगाना है, जहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, और जो मैंने आपको रूल्स बताया है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत आने नहीं देगा, ठीक है, फाइन, इस सब में दिक्कत नहीं है। 1 पाउंड इज इक्वल पीबी, मतलब ब्रिटिश पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल टू रुपी, इस सब में दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिसमें थी वो मैंने बता दी है। अभी भी आपको लगता है कोई भी करेंसी पढ़ने में, समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसमें आपका मदद करूंगा, ठीक है, फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी तो करेंसी पेयर लिखा ही रहता है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो करेंसी पेयर लिखा हुआ है, तब दिक्कत ही क्या है, जब करेंसी पेयर लिखा है तब तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, फाइन। तो मेरे को लगता है अब आपका रेट्स कभी गलत नहीं होंगे। अभी भी अगर आपको लगता है कहीं रेट्स गलत हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। फॉरेक्स में नॉर्मली यही चीज था। एक और 2-3 बातें, जब भी कोई हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस वर्ड यूज हो रहा है, हेडक्वार्टर वर्ड यूज हो रहा है, होल्डिंग कंपनी यूज हो रहा है, होल्डिंग कंपनी यूज हो रहा है, तो फाइनल आंसर हमेशा उसी करेंसी में निकालने चाहिए। फाइनल आंसर इन होम कंट्री करेंसी में ही निकालना चाहिए। करेंसी फाइनल आंसर शुड बी इन
शुड बी इन होम कंट्री करेंसी। फाइनल आंसर आपका होम कंट्री करेंसी में ही होना चाहिए, जहां हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, आपको लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, उसी में आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। फाइन सर। फाइन। एक प्रॉफिट लॉस की बात हमेशा आती है, एक एक्सचेंज लॉस एक्सचेंज प्रॉफिट की बात आती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस की जब भी बात आती है, एक लाइन आप ध्यान रखिएगा, जब भी मुझे फॉरेन करेंसी पे करना है, जब भी मुझे फॉरेन करेंसी पे करना है और फॉरेन करेंसी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, प्रीमियम में है, तो इसका मतलब मुझे नुकसान हो जाएगा। जब भी मुझे फॉरेन करेंसी में पे करना है, इफ आई एम पेइंग इन फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगा, इफ आई एम पेइंग इन फॉरेन करेंसी, अगर मैं फॉरेन करेंसी में पे कर रहा हूं एंड फॉरेन करेंसी अगर इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे लॉस होगा। और इफ आई एम रिसीविंग इन फॉरेन करेंसी, इफ आई एम रिसीविंग इन फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगा, और फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा। एंड वाइसी वर्सा, एंड वाइसी वर्सा, एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, अगर मैं फॉरेन करेंसी पे कर रहा हूं और फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, और अगर मैं फॉरेन करेंसी रिसीव कर रहा हूं और फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। सेम इसी तरह से डिक्रीज का भी हम कर सकते हैं, इसी तरह से हम डिक्रीज का भी कर सकते हैं, सेम इसी तरह से डिक्रीज का भी कर सकते हैं। अगर इस केस में डिक्रीज होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और इस केस में मेरा डिक्रीज होता है तो मुझे लॉस होगा। मतलब बोलने वाली बात यह है, ये लाइन हमेशा ध्यान रखेगा, अगर मैं फॉरेन करेंसी पे कर रहा हूं और फॉरेन करेंसी बढ़ गया, और फॉरेन करेंसी बढ़ गया तो मुझे नुकसान हो गया, और अगर मैं फॉरेन करेंसी में रिसीव कर रहा हूं और फॉरेन करेंसी बढ़ गया तो मुझे फायदा हो गया। अब वाइसी वर्सा आप खुद बना लेना। तो ये बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉफिट को लॉस, लॉस को प्रॉफिट करके आ जाते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये छोटी छोटी बातें लेकिन काम की बातें हैं। फाइन। तो फॉरेन एक्सचेंज में ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और आराम से आपका 100% फॉरेन एक्सचेंज में भी हो जाएगा। एक चीज और जो मैं सब चैप्टर के लिए बोल रहा हूं, डिसीजन कभी लिखना मत भूलिएगा। बहुत लोग डिसीजन लिखना भूल जाते हैं, लास्ट लाइन का कंक्लूजन लिखना भूल जाते हैं, आंसर निकाल देंगे प्रॉफिट लॉस। एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हर एक क्वेश्चन में एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा लास्ट में कि देखो इतना मुझे लॉस हुआ, इतना। कमेंट जो बोलते हैं ना, कमेंट, लॉस, कमेंट, डिसीजन, एडवाइस, सजेशन, एक एक लाइन आपको हर एक क्वेश्चन में, मतलब ऑलमोस्ट सब में लिखना है। अगर बाई चांस क्वेश्चन नहीं भी बोले तो एक लाइन आप जरूर लास्ट में लिखिएगा फाइनल आंसर में कि इन दिस केस दिस कंपनी इज इंकरिंग अ लॉस ऑफ दिस। अगर कोई कंपैरिजन करा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि भैया देखो ये उसमें जाएंगे तो मुझे इतना नुकसान है, इसमें जाएंगे तो मुझे इतना फायदा है, इसमें जाने का मुझे इतना एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है। मतलब डिसीजन और कमेंट आपको हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, हर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिखना चाहिए। क्वेश्चन बोले तो लिखना ही चाहिए, नहीं बोले तब भी लिखना चाहिए। बहुत बार तो क्वेश्चन बोलता है तब भी बच्चे नहीं लिखते हैं। मैं तो कह रहा हूं नहीं बोले तब भी लिखना है, लिख देना चाहिए। वो आपको सिचुएशन वाइज आपको अपने आप देखना चाहिए क्या उसमें निकल के आएगा, एक लाइन का जो लाइन है, बट एक लाइन जरूर लिखकर आना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर क्वेश्चन बोलता है तब तो आना ही चाहिए, नहीं बोलता है तब भी आपको लिख के आना चाहिए। फाइन सर, फाइन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहां पर तो नॉर्मली आपको कैपिटल बजटिंग के बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, एनपीवी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछे जाते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है ओवरऑल बीटा का भी, ओवरऑल बीटा का भी कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल बीटा में आपका क्या होता है, इक्विटी बीटा इनटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट को हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 माइनस टैक्स करते हैं, जो काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं। डेट बीटा, डेट को हम क्या करते हैं 1 माइनस टैक्स करते हैं, इक्विटी प्लस डेट हम 1 माइनस टैक्स करते हैं। डेट बीटा हमेशा अज्यूम टू बी जीरो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अज्यूम टू बी जीरो इफ
क्वेश्चन इज साइलेंट, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। डेट बीटा हमेशा हम 0 एज्यूम करते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम डेट बीटा को हम 0 एज्यूम करते हैं। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल बीटा के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं, जहाँ पर आपका बहुत बच्चे डेट बीटा में कंफ्यूज हो जाते हैं। डेट बीटा को हमेशा 0 मानते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, नो प्रॉब्लम। बाकी सब तो फॉर्मूलेज हैं और बाकी सब सारे क्वेश्चन हमने करा दिए विद लॉजिक विद डेरिवेशन। अभी तो हम वो बातें निकाल रहे हैं जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, उस गलती को रोका जाए। फाइन, बाकी तो आप पूरे रेडी हैं एग्जाम देने के लिए। चलिए सर, 2 बातें यहाँ पर और बोलना चाहूँगा। क्वेश्चन में डिपॉजिट रेट देता है और बोरिंग रेट देता है। याद रखिएगा, ये हमेशा ऑलवेज, ये हमेशा लोअर होगा और ये हमेशा ऑलवेज हायर होगा। फाइन, बोरिंग रेट हमेशा ज़्यादा होगा। ये कौन कोड कर रहा है? बैंक कोड कर रहा है। बैंक ने तो कोई चैरिटी खोल नहीं रखी है। बैंक आपको डिपॉजिट में, आप बैंक के पास जाएंगे डिपॉजिट करने तो आपको 6% देगा, लेकिन आप लोन लेने जाएंगे तो आपसे 15% वो आपसे लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बोरिंग रेट हमेशा ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको रेट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका 10 और 12। तो 10 क्या है? अगर मैं डिपॉजिट करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा और मैं लोन लूँगा तो 12 मिलेगा। अगेन 14, 16, अगेन 11.5 एंड 13%। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, डिपॉजिट रेट हमेशा कम होगा और बोरिंग रेट हमेशा ज़्यादा होगा। इसी तरह से बिड रेट एंड आस्क रेट, बिड रेट एंड आस्क रेट, बिड रेट हमेशा कम होगा। कभी भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप इस बात पे ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि करते 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 रहो, थोड़ा आंसर भी देखा करो कि आंसर मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये ऑलवेज हायर होगा। ये भी बैंक की तरफ से कोट किया जाता है, ये भी बैंक का ही कोट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, बिड रेट हमेशा कम होगा और आस्क रेट हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं रखते, कैलकुलेशन कर देते, कोई टाइपिंग एरर हो जाता है या कोई कैलकुलेशन एरर हो जाता है और आप पूरा क्वेश्चन, छोटी सी बात को ना समझते हुए पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। छोटी छोटी बातें लेकिन काम की बातें, छोटी छोटी बातें लेकिन काम की बातें। फाइन सर। फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। और इसमें एक और आ जाता है कमोडिटी फ्यूचर्स। इन सब को हम डेरिवेटिव टॉपिक में डालते हैं। डेरिवेटिव टॉपिक अपने अपने वास्ट है। फ्यूचर्स में हम क्या पोजीशन लेते हैं? फ्यूचर्स में हम 2 पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। अगर लॉन्ग लिए हैं और प्रॉफिट लॉस निकालने बोला है तो लॉन्ग को शॉर्ट से काटेंगे, और शॉर्ट लिए हैं प्रॉफिट लॉस निकालने बोला है तो हम लोग शॉर्ट को लॉन्ग से काटेंगे। ऑप्शंस में हमारे पोजीशंस कॉल और पुट की तरह होते हैं। पुट में हम 2 पोजीशन ले सकते हैं, कॉल बायर और कॉल सेलर। और पुट में आपका है पुट बायर और पुट सेलर। फाइन, बहुत बार क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशंस आपको दिए हुए रहते हैं और आप क्वेश्चन को आराम से विद कॉन्सेप्ट्स आप कवर कर लेते हैं। इस चैप्टर में ई की वैल्यू आपको चाहिए होती है। ई की वैल्यू इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर ई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है देन यूज नॉर्मल कंपाउंडिंग। हम नॉर्मल कंपाउंडिंग यूज करेंगे। फाइन, या डिस्काउंटिंग यूज करेंगे।
जैसे अगर मैं कहता हूँ 100 रुपये की 1 साल बाद वैल्यू कितनी है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 0.10 टू दी पावर 1। अगर ई की वैल्यू दी हुई है तो अच्छी बात है, तब ई की वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर ई की वैल्यू दी हुई है तो अच्छी बात है, और ई की वैल्यू नहीं दी है तो नॉर्मल कंपाउंडिंग आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन में बच्चे पूछते कि सर ई की टेबल क्वेश्चन में दी गई होगी कि नहीं दी गई होगी। ऐसा ना पूछे, नहीं दी गई होगी तो आप नॉर्मल कर लीजिए, दी गई होगी तो भाई जो दी गई होगी वो वैल्यू यूज़ करें। फाइन सर, तो ये डेरिवेटिव में नॉर्मली आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें भी हमने कराई, हमने एक एक चीज़ का स्टॉक मार्केट का भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। एंड इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो डेफिनेटली यही है कि आपको कॉल बायर की पोजीशन को अच्छा समझना होगा, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर। डेफिनेटली इट्स नॉट ए रिविजनरी क्लासेस, ठीक है, इट्स द क्लास वेयर आई एम गिविंग यू जो छोटी छोटी बातें होती है जहां पर आपको ध्यान रख के एग्जाम में जाना चाहिए। फाइन, तो डेरिवेटिव में मेरे ख्याल से ये मेन पॉइंट था जो आपको बताने लायक था कि ई की वैल्यू अगर नहीं दी गई होगी तो क्या करना है। फाइन सर, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीबोर, मीबोर। ये जो रेट्स होते हैं ऑलवेज एक्सप्रेस्ड ऑन पर एनम बेसिस। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 मंथ लीबोर दिस इक्वल्स टू 10%, तो इसका मतलब दिस इज फॉर 1 ईयर एंड नॉट 6 मंथ। ये 1 ईयर का रेट है, दिस इज फॉर 1 ईयर रेट एंड नॉट 6 मंथ रेट। ये 1 ईयर का रेट है, ये 6 मंथ रेट नहीं है। फाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई यहाँ पर लीबोर और मीबोर के ऊपर, जहाँ मैक्सिमम बच्चे छोटी छोटी गलती करके यहाँ पर फिर आगे चलकर ये पछतावा होता है, यार एक छोटी सी बात अगर मैं समझ लेता तो मेरा पूरा क्वेश्चन सही हो जाता, मेरा पूरा 6 महीना यहाँ पर सेव हो जाता। फाइन, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चले आगे, चलिए सर। फाइन, आगे बढ़ते हैं, बढ़िए सर। फाइन, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में तो नॉर्मली थ्योरी ही आता है, लेकिन इसमें एक सिंपल सा वैल्यू एट रिस्क का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, रिस्क मैनेजमेंट। फाइन, तो सिंपल यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट है वैल्यू एट रिस्क क्या होता है, जेड वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इनटू एसेट वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि वैल्यू एट रिस्क देगा तो आपको एसेट वैल्यू निकालने बोलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये इक्वेशन बहुत जाना पहचाना है, जेड वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू एसेट वैल्यू। आप आराम से ये पूरा चैप्टर इस इक्वेशन के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस ही हैं जो यहाँ पर करने लायक हैं, और उसको कर कर और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। फाइन सर, सो फ्रेंड्स, पूरी कोशिश की मैंने अपने तरफ से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखकर जाने चाहिए। थ्योरी का डेफिनेटली हम लोग अभी यहाँ पर कोई क्लास नहीं लेंगे, थ्योरी में कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली है, कीवर्ड्स आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मेजर थ्योरी के चैप्टर्स हैं, मेजर थ्योरी के चैप्टर्स हैं, उसको तो आपको करके जाने ही जाने मस्ट है। उसमें आपको 25 मार्क्स का कवर होता है। थ्योरी की बुक मैंने अपने ग्रुप में अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप के पास और भी मटेरियल तो आप पढ़िए, लेकिन मेरा मटेरियल जरूर पढ़ लीजिएगा जो 20 पेज का मैंने दिया है। मेरा ये मानना है कि 100% उसी से आएगा। प्लस मैंने एक 40 बुक बनाया है, फॉर्मूला बुक जिसे मैं कहता हूँ, मैं चाहूँगा आप उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। कम से कम 25 से 30 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे आपको मिलेंगे। आपको 60 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये दोनों मैं स्पेशल आपको कहता हूँ कि करना है। प्लस मैंने कुछ 51
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर देखिएगा, नहीं है तो देखिए लास्ट मोमेंट में कोई भी नई चीज़ नहीं देखनी चाहिए। मेरा ये हमेशा स्टैंड रहा है, हमेशा मेरा मानना रहा है कि लास्ट मोमेंट में कोई भी नई चीज़ नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मैं ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ। प्लस कोई भी आपको क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप टेलीग्राम कीजिए @class by AJ। आप एग्ज़ाम टाइम पे कुछ रिवीजन चाहते हैं, आप और क्या चाहते हैं मेरे से बताइए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मेरे तरफ से सपोर्ट हो सके, मैं करने के लिए तैयार हूं। सब्जेक्ट टू कंडीशन, एक ही कंडीशन है, आप 100% मार्क्स लाकर मुझे देंगे। ठीक है, आपको ये पूरी क्लास कैसी लगी? ये एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हर चैप्टर के हमने कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है सर, थ्योरी बुक, 40 बुक और 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आपको कहाँ मिलेगा? तो आप ऐसा करें, क्लास बाय AJ, तुरंत अभी क्या करें, classbyaj@gmail.com में आप मेल कर दीजिए। मेल में आप क्या लिखेंगे, 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थ्योरी, बस ये लिखकर आप छोड़ दीजिए। हम समझ में आ जाएगा कि आप इस क्लास को देखने के बाद आप मेल कर रहे हैं। आपको तुरंत आपको लिंक दे दिया जाएगा जहां पर आपको ये जितने भी मैंने आपको नोट्स बताए वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए। फाइन, मेरा मानना है कि आप 100% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। आपका फीडबैक, आपका एक्सपीरियंस, आपके जो विचार हैं, आप डायरेक्ट यूज़र आईडी में @classbyaz यूज़र आईडी में आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चीज़ का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर के ऊपर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप इसमें लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपकी क्वेरी को, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अगर आप वो कर लें अच्छे से तो 100% मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। एक ये सारी चीज़ों से एक बेस तैयार हो जाएगा। 60+ तो आपको आ ही गया, प्लस आपका रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं चीज़ों को, प्लस ये चीज़ें आपको 60+ से 100% मार्क्स की ओर लेके जाएगा। पहले 60% मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, देन 100% भी दूर नहीं है। आपने मेहनत कर रहे हैं, कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार ही स्टडी करने बैठेंगे, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, ये भी देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगा। आप डायरेक्ट यूज़र आईडी में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप classbyaj@gmail.com में आप हमें मेल करिए, जिससे हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दे देंगे। ठीक है, फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। और भी कुछ आपको चाहिए एग्जाम टाइम में, आपको और क्या इंपॉर्टेंट चाहिए, कुछ आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है उसका वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं एग्जाम टाइम में रिविजन करा देंगे, मैराथन ले लेंगे, जो भी आपको चाहिए, वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, जस्ट से मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फुलफिल इट। थैंक यू सो मच। जाते जाते इतने कहूँगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो फ्रेंड्स, कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप अभी मोबाइल उठाएं और क्लास बाय AJ में टेलीग्राम यूज़र आईडी है, इस पे आप मैसेज करिए। इतना मेरे लिए कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप मैसेज करने से पीछे मत हटिए, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। टेलीग्राम यूज़र आईडी है ये @classbyaj। थैंक यू सो मच।